नमस्कार फ्रेंड्स, ईडुसाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र पॉइंटर का डिस्कशन करेंगे और ये जीएस का है। फ्रेंड्स, इसकी विशेषता तो आप जानते ही हैं, कितना बेहतरीन है ये कि किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, कोई भी स्टेट, इवन यूपीएससी तक के सारे प्रीवियस ईयर को ये कंप्लीट करता है। सारे प्रीवियस ईयर का संकलन है ये। और आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जीव विज्ञान, भारत का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। केमिस्ट्री को उसके अंतर्गत पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। चलिए देखते हैं। परमाणु के नाभिक के कौन कौन से अवयव हैं? तो इसके अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, सही है, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, दोनों सही है। अगला है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नाभिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह अणु जो एटम का भाग नहीं है तो वो है फोटॉन। खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में। परमाणुवीय नाभिक खोजा था, किसने खोजा था? तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये चैडविक ने की थी। आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है तो वह है ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो में से एक कण प्रति कण युग्म है, वो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगला है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मैसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है, वो है क्वार्क। आगे चलते हैं। सूची 1 और 2 दी गई है, इसे सम्मिलित करना है। सूची 1 में विशिष्टता है, सूची 2 में कण है। तो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनो कण है, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण फोटॉन है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो ये हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये होता है बीटा कण में। अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से आवेश रहित कण कौन है? तो वो है न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये होता है अभाव सिद्धांत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, वो अभिविन्यास से संबंधित है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो वो होगी 38। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगी 148। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है तो वो है 6C14, 7N15 और 8O16। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो ये मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बैकुरल ने। अब देखेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन इत्यादि को। तो आगे चलते हैं।
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। संक्षारण के उदाहरण कौन है, तो होगा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो यह है दूध आस्कंदन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन उदाहरण है। ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के। आगे चलते हैं, कुछ कथन और कारण दिए गए हैं, देखते हैं। कथन, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ये कथन सही है। कारण, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत गति हो जाती है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा भी कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पाश्चुरीकरण संबंधित है, तो ये दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। सुमिलित करना, अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल का, विकृतीकरण प्रोटीन का है। सही सुमिलित नहीं है, तो यह पाश्चुरीकरण और चाय। आगे बढ़ते हैं, सही कथन नहीं है, तो किसी जल में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वो होता है गैस में द्रव। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो वो आयतन होगी। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से सही कौन है, तो ये भी गलत है, दोनों कथन गलत हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को उदरोपातन कहते हैं। कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब ठोस पदार्थ का बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना, इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इसे उदरोपातन कहते हैं। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है उदरोपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं उदरोपातन। आगे बढ़ते हैं, सुमिलित करना है। उपचयनांक और तत्व दिए गए हैं, तो 2 उपचयनांक, ये CaO में Ca उपचयनांक है। 3 जो है वो NaAlH4 में Al उपचयनांक, 4 MnO2 में Mn का उपचयनांक, और आगे है 6 H2SO4 में S का उपनांक। आगे बढ़ते हैं, अकार्बनिक रसायन को देखते हैं। तो यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। आगे बढ़ते हैं, कथन देखते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये गलत है, ये हमेशा घटती है। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही है।
किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही कथन है तो ये केवल 2 हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है तो ये बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी होते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा किसका पाया जाता है तो ये ऑक्सीजन का पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व जो है वो है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है तो ये है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर वर्ष 2014 118 तत्वों की पहचान की गई थी। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व कौन है तो ये होगा हीरा। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है तो यह है कार्बन। धातु, धातु, गैस और उपधातु में से एक जो तत्व नहीं है वो है गैस। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उसके उपयोग को। 28, 287, 288 और 2882 में से वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्व के लिए होती है तो वो हो जाएगी 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है तो वो है पोटेशियम। लिथियम, पारा, लिथियम, ऑस्मियम, एल्यूमिनियम और ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु का युग्म कौन है तो वह है लिथियम और ऑस्मियम। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है तो वो है हीरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोर धातु कौन है तो वो टंगस्टन है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है तो वो हीरा है। इनमें से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है तो वो है नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है तो वो है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी में सबसे भारी धातु कौन है तो वो है यूरेनियम। इनमें से सबसे भारी धातु कौन है तो वो है प्लैटिनम। खनिज क्या है तो ये अकार्बनिक ठोस है। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मोती के मुख्य अवयव कौन कौन है तो ये है एरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है तो यह है Al2O3। सोडियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर में वह तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है तो वो होगा सोडियम। कथन ए, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है, ये गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो इसमें सोडियम का उपयोग करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है तो यह है पारावाष्प और आर्गन। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम जस्ता में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो वो सोना पाई जाती है। सोना को घोला जा सकता है तो ये अम्लराज में घोला जा सकता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो ये 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो वो होगा जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है तो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। मोनाजाइट अयस्क है
थोरियम का। माइका क्या है? तो ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। इनमें से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो है वैद्युत में। इनमें से वह जो ऊष्मा का अच्छा चालक है तो वो हो जाएगा पारा। जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन है? तो यह है पारा। इनमें से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो वो हो जाएगा पारा। इनमें से इन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव कौन सा है? तो वो पारा है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च संचालन शक्ति के कारण। इनमें से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है तो वो है लेड। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है तो ये हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, लौह अयस्कों में से बैलाडिला छत्तीसगढ़ में जो खनन होता है वह लोहा हेमेटाइट का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक तरफ धातु है और दूसरी तरफ गुणधर्म है। तो सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, जबकि सीसा ऊष्मा का कुचालक है। सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जा सकते हैं स्वर्ण को। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? तो पारा और सीसा है। इनमें से विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी तो वो होगी चांदी की। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज जो है वो है बॉक्साइड। इनमें से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सीमेंट उर्वरक तथा फेरोमैग्नीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइड को मुख्यतः कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है तो वो है एल्यूमिनियम उद्योग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही कथन क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, सही है। सूची 1-2 को सम्मिलित करना है। तो भंजन विधि से पेट्रोलियम निकाला जाता है। प्रगलन से ताम्र, हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा और वल्कनीकरण से रबर को। आगे देखें, एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? तो ये बॉक्साइड का है। कॉपर क्यूप्राइट का है। पारा सिनेबार का। जिंक कैलामाइन का। आयरन हेमेटाइट का अयस्क है। आगे देखते हैं, हीरा ये कार्बन का है। संगमरमर ये कैल्शियम का। बालू सिलिकॉन का। मानक जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। इनमें से जल से हल्का कौन होता है? तो ये होता है सोडियम। इस्पात, पारा, सोना को उनके घनत्व के अवरोही क्रम सही अनुक्रम क्या है? तो ये है सोना, फिर पारा, फिर इस्पात। इनमें से सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? तो वो होता है बोरोन का। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु। चलिए देखते हैं इसे। इनमें से मिश्र धातु नहीं है तो हो जाएगा तांबा। कथन जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, सही है। यसद में उपचयन क्षमता है, ये दोनों सही है। और RA का सही स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है, क्यों? क्योंकि उसमें विद्यमान होती है यसद की परत। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है तो ये जस्ते का लेप होता है। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है तो यह ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जों के लिए काम लाया जाता है तो वह है एल्यूमिनियम। पारद धातु मिश्रण किसका है? तो ये एक मिश्र धातु होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है तो वो हो जाएगा लोहा।
इन मिश्र धातुओं में से अमलगम किसे कहते हैं, तो ये पारा और जस्ता को कहते हैं। टाका एक मिश्र धातु किसका है, तो टीन और शीशे का। कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और 2 को देखते हैं। जर्मन सिल्वर ये निकेल का है, सोल्डर ये टीन का, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, हाइपो में सोडियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो ये 0% होता है। इनमें से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है तो वो होता है एल्युमिनियम। तांबे के मिश्र धातु का जोड़ा है वो है पीतल और कांसा। इनमें से तांबे की मात्रा अधिकतम किस में होती है, तो वो होती है कांसा में। इन सभी में उभय घटक के रूप में क्या विद्यमान है, तो तांबा। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जस्ते का। देखते हैं, पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, ये सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, ये गलत है। अपर्दित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये भी गलत है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ये भी गलत है। जबकि पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये कथन सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो इसमें से 1 और 3 सही है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः जो परत होती है वो किसकी चढ़ाई जाती है, तो वो रांगे यानी टीन की। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा को। इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है, आधार सड़क के निर्माण, कृषि, मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है वो है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है, तो वह है क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता वह है सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है, तो वो है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो इसमें लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की मिश्र धातु है। इनमें से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है वह क्रोमियम और निकेल। स्टील में क्या होता है, तो स्टील में 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। साधारणतः यह देखा गया कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं जिसको जंग कहते हैं। सही कहा है। कारण देखें तो जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, तो ये गलत है। आगे चलते हैं, देखते हैं अधातु को, इसके तहत कार्बन और उसके भिन्न रूप को देखते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण कौन करता है, तो ये कार्बन करता है। इनमें से कार्बन कौन है, तो वो सभी कार्बन है। इनमें से केवल कार्बन से बना हुआ कौन है, तो वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या होता है, तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। इनमें से कार्बन का अपरूप नहीं है, तो वो है ऑक्सो कार्बन्स। पेंसिड का लेड ये क्या होता है, तो ये ग्रेफाइट होता है। इनमें से स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिनमें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित कौन थे, तो रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले इसमें
शामिल थे। बकमिंस्टर फुलरीन है तो क्या है, ये कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूखी बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सेविन को कीटनाशक। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन ये कार्बन का एक अपरूप है। इनमें से कार्बन नहीं है तो वो नहीं है बालू में। इनमें से कार्बन किस में मिलता है? तो लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट प्रकारों में से वो एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है तो वह एंथ्रासाइट है। ढलवां लोहा, पिटवां लोहा, स्टील मिश्र धातु स्टील में से कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो वो होती है ढलवां लोहे में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्रिस्टल नहीं है तो वो है गंधक। कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचा जा सकता है तो खरोंचा जा सकता है हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। आगे देखते हैं। कथनों पर विचार करना है। तो वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। तीसरा, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसके तहत कथन 1, 2 और 4 सही है। इनमें से सर्वाधिक मजबूत कौन होता है? तो वो हो जाएगा ग्रिफिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। सही है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। ये भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है तो नहीं। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है तो ये भी गलत है। बॉक्साइट, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट और सिलिकॉन ऑयल में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं तो इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इन अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है तो वो है सिलीनियम। आगे हाइड्रोजन उसके यौगिक को देखते हैं। तो इनमें से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा XH4। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या होती है? तो ये होती है 11.11%। हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जल का 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम ऊर्जा। हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो क्या बनेगा? ये पानी बनेगा। इन ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो ये हाइड्रोजन करता है। भारी जल क्या है? तो ये एक प्रकार का शीतलक एवं मंदक है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका रासायनिक फॉर्मूला D2 होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो साधारण पानी और भारी जल। गुरु जल क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो ये H.C. उरे ने की। भारी पानी का अनुभार क्या होता है? तो ये होता है 20। जल गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को। कठोर जल प्रयुक्त नहीं है पीने के लिए। सही है। साबुन से कपड़े धोने के लिए भी सही है। बॉयलर्स में प्रयोग के लिए और फसल की सिंचाई के लिए। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। जल के pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7। पानी का शुद्धतम रूप कौन है? तो वर्षा का पानी।
पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? क्योंकि उसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, ये निर्लवणीकरण के द्वारा। निम्नलिखित गैसों में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन को। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया के द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्क्रम परासरण प्रक्रिया कहलाती है। फिटकिरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है अस्कंदन प्रक्रिया के माध्यम से। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों को। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो हीलियम को। आगे है, इनमें से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होता है 78 to 79%। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र नहीं है, तो वो हाइड्रोजन का। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो ये मिश्रित किया जाता है हीलियम को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? तो ये अष्टफलकीय होता है। इनमें से जल में आसानी से घुलनशील है, तो वो है अमोनिया। हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या होती है? होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आर्गन, नियोन, जिनोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, वह है जिनोन। देखना है कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। तो यह है बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो ये कथन सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ये गलत है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो स्थल मंडलीय तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस को। इनमें से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उन्हें भक्षण करते हैं, वो होगा नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित कौन है? तो यह है नीलहरा शैवाल। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो हीलियम गैस भरी जाती है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इनमें से सामान्य तप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। इनमें से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, वो है ग्लाइसिन। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो वो है फ्लोरीन। ब्रोमीन क्या है? तो ये एक लाल द्रव है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, वो है ब्रोमीन। इनमें से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियोन और आर्गन तथा पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे की वाष्प दोनों भरी होती है। अगला टॉपिक देखते हैं अम्ल क्षार तथा लवण को। एंटासिड क्या होते हैं? तो ये भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया जो बनाया जाता है वो होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्ल या क्षारीय होने का मूल्यांक। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता
1000 गुना कम हो जाएगी। उदासीन विलयन तथा आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान कितना है? तो ये 7 से अधिक है। रसायन उद्योग में तेजाब जो मूलतः रासायनिक माना जाता है क्या है? तो ये है H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। आगे बढ़ते हैं। LCl3 BF3 NH3 FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है तो वो है NH3। कथन सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ये कथन सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ये भी कथन सही है। और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा क्या होता है? तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। केरोसिन, कांच, मिट्टी और सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। नीला थोथा का रासायनिक रूप से क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट होता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वो है कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैसयुक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन है? तो ये है अमोनिया। वॉशिंग सोडा, इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा में कॉपर सल्फेट, हाइपो में सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। खाने का सोडा क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaCO3। बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। ये गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेंस-क्लेवर विधि के माध्यम से होता है, तो ये सही है। तो इनमें से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक में क्या होता है? तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। NaCl की मौजूदगी में पेरिस ऑफ प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होगी, ये सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जल में अधिक विलय होता है विरंजक चूर्ण, ये कथन गलत है। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ये ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या उपयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में और तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है वह सोडियम थायोसल्फेट।
फोटोग्राफी में अस्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय होता है सोडियम थायोसल्फेट का। सही सुमिलित करना है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार में। दूध मैग्नीशिया प्रति अम्ल में। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है, तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, ये सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो देखते हैं। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, सही कथन। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये गलत है। अल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान कौन है, तो ये हो जाएगा शहद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या है, तो यह मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो वह है कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है, वो है कार्बन। उपयुक्त तत्व समूहों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो एल्किन कहलाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, वो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, वो द्रव रूप में होती है। इनमें से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है, वो है ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, वो है धान का खेत। सूची 1 और 2 को देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है। DDT ये कीटनाशक है। निकोटिन ये तंबाकू से संबंधित है। फल पकाने में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन को। फलों के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसके तहत कथन 1 और 2 सही है। वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है, ये सही है। ये प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, ये भी सही है। फ्लोरीन्स कार्बन का एक अपरूप है। शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। वहीं मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, जबकि टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। इनमें से उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम क्या है इनका, देखते हैं। केवलार, फिर फ्लोरीन, ग्रेफीन, उसके बाद ब्लैक गोल्ड। पायरीन ये अग्निशामक में प्रयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा में, और फ्रियोन प्रशीतक के रूप में। CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो ये 3 है। बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। अगला टॉपिक अल्कोहल को देखते हैं। एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल एवं पिराडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है मैथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट किसे कहते हैं, तो मैथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, वह है
जाइमेज। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं? तो इसे बियर कहते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुलक को देखते हैं। इनमें से वह जिसका प्राकृतिक रबर बहुलक है वो है आइसोप्रीन। इनमें से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो है नायलॉन। इनमें से वह जो गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है वो है नायलॉन। इनमें से वह जो प्राकृतिक बहुलक है वो है रेशम। इनमें से वह बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है वो है नियोप्रीन। इनमें से बहुलक नहीं है तो वो है घी। पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। प्लास्टिक से क्या उत्पन्न होता है? पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक है पॉलीएमाइड। इनमें से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है वो है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलार। इनमें से कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये लेमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है। इनमें से बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में किया जाता है वह केवलार और लेक्सान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1, 2, 3 सत्य, यानी टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, ये सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये सही है। जबकि प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये गलत है। ना चिपकने वाली कड़ाही में के निर्माण में उपयोग किसका किया जाता है? तो टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या है? ये एक फ्लोरोकार्बन है। इसका सामान्य नाम क्या है? तो यह पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। बर्तनों का चमकीला बनाने के लिए उसमें क्या उपयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है तो वो है कैप्रोलेक्टम। इनमें से कृत्रिम पदार्थ नहीं है वो है फाइब्रोइन। फिनोल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो बैकेलाइट के निर्माण में। बैकेलाइट किससे बनता है? ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। इनमें से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता वो है PVC। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बनिक अम्ल को। कथन ए दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी सही है, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो ये लैक्टिक एसिड का संचय होता है। नींबू खट्टा क्यों होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? तो ये दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में, एस्कॉर्बिक अम्ल ये नींबू में, माल्टोस माल्ट में, लैक्टिक अम्ल दही में और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। वहीं अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, शीत पेय और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है तो रहता है टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसका? तो ऑक्जेलिक अम्ल का।
बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त है। सही है। अब अगला टॉपिक विस्फोटक पदार्थ को देखते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, तो वो है मीथेन और वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट क्यों होते हैं? तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से होते हैं। इनमें से विस्फोटक कौन नहीं है? तो वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इनमें से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबल तेल है वो TNG है, इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। RDX का आविष्कारक कौन है? तो ये है हैनिंग। आगे बढ़ते हैं। RDX एक विस्फोटक है, ये कथन सही है। RDX का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है साइक्लोनाइट। नेक्स्ट है, इनमें से जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जा सकता है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता एमाटोल में। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो यह है ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट। इनमें से विस्फोटक के रूप के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। आगे देखते हैं ईंधन टॉपिक को। कोल, गैस, तार, कोक, पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन कौन है? तो यह है पेट्रोलियम। इन जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन कौन है? तो प्राकृतिक गैस। इन गैस में से जीवाश्म ईंधन कौन है? तो यह है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यह है मीथेन। इनमें से कथन 1, 2 और 3 सही है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अतिविष्ट होते हैं, सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये भी सही है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। इनमें से अधिकतम ईंधन मान होता है वो होता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है, वो है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचाल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? तो वह है मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है वो है मीथेन। बायोगैस में क्या क्या होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। गोबर गैस में कौन सा तत्व होता है? तो इसमें मीथेन होता है। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो किण्वन की प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर AV देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन कौन है? तो वह है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? तो वो है ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडेन गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। CNG में मीथेन और इथेन होता है। LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कथन और कारण देखते हैं। कथन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, ये गलत है। कारण मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां पाइपलाइनों में से उपलब्ध कराई जा सकती है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्यों? क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते।
सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है, तो ये तरल रूप में की जाती है। CNG गैस क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होते हैं मीथेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें इस कथन में केवल एक सही है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप पर तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित मात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। गैसोहॉल क्या है, तो ये एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथनॉल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इस कथन में कौन से कथन सही हैं, तो इसमें 1, 3 और 4 सही हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, ये सही है। तीसरा है भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये सही है। चौथा है गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये सही है, लेकिन 2 नंबर ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथिल लेड को। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, किस लिए, तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार करना है, तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन दक्ष बनाती है इसे, तो इसमें 1, 3 और 4, यानी रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, ये गलत होगा। बहु बिंदु ईंधन अंतःक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित, 2 को छोड़कर बाकी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। भारत में पाया जाने वाला वह पदार्थ है हाइड्राइड। शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उद्योगों के संवर्धन में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं हैं, तो इसमें से केवल कथन 2 और 3 सही है। कथन 2 देखते हैं क्या है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। और तीसरा है आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगला टॉपिक खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि है। चलिए देखते हैं इसे। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। इनमें से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। इनमें से वह जो शाकनाशक का उदाहरण है वह सोडियम क्लोरेट। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। नियोन, ऑक्सीजन तथा फ्रेऑन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतितों में प्रयोग किया जाता है वह है फ्रेऑन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक कौन है, तो ये फ्रक्टोज है। इनमें से सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। कथन ए और कारण दिए हुए हैं, देखते हैं। कथन सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीय शर्करा अधिक मधुर होती है, ये सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के साथ ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल का आधार है
तो यह है एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक शांति कारक औषधि के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं, दूध एक उदाहरण है एमल्सन का। इनमें से कॉलर्ड नहीं है तो वो है शहद। दूध एक रूप किया जा सकता है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से ही दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल क्या होता है, ये होता है यूजेनॉल। निम्नलिखित में से जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। अगला टॉपिक अपमार्जक को देखते हैं। वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं वह है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है तो वनस्पति तेल का। साबुन ग्रीज को हटा सकते हैं तो ये हटा सकते हैं पायसीकरण विधि द्वारा। इनमें से कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है, तो वो सल्फोनेट होता है। डिटर्जेंट क्या है, तो वो शोधन अभिकर्ता है। कथन 1 और 2 दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, ये सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत है। कथन, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, ये दोनों सही है और R का सही स्पष्टीकरण है। निम्न कथनों पर विचार करना है, इसके तहत दोनों कथन सही है। कपड़ा धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, दोनों कथन सही है। अगला टॉपिक हम उर्वरक को देखते हैं, चलिए क्या है। इनमें से यार दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। देखते हैं कथन, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, ये भी सही है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे हम नाइट्रोजन उर्वरक का। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते वह है हाइड्रोजन। पादप पोषक तत्व और उसके कार्य दिए हुए हैं, देखते हैं। नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन ये वृद्धि और विकास का कार्य करता है। फास्फोरस जड़ का विकास। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने व बंद होने का नियंत्रण। बोरोन रोग प्रतिरोधकता को। यूरिया अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वह अमोनियम सल्फेट। यूरिया क्या है, तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 47% होता है। यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में।
इनमें से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है वो है यूरिया। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस कथन में 2 और 3 सही है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, सही है। सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों का उपोत्पाद है, ये दोनों 2 और 3 सही है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी होगी? तो ये होगी 2.2 किलोग्राम। कृषि में नाइट्रोजनीय उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा सत्य है? तो इनमें से 2 और 3 सत्य है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल में नाइट्रोजन का निक्षालन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह होता है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को। भारत सरकार कृषि में नीम अलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस 18%, नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस। यूरिया कैम अमोनिया सल्फेट एनपीके में से मिश्रित उर्वरक है एनपीके। इनमें से नाइट्रेटों में से रासायनिक उर्वरक नहीं है सोडियम सल्फेट। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक कौन है? तो वह है यूरिया। ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक कॉलोइड का। इनमें से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है? तो वो है सनई। चलिए सही सम्मिलित को देखते हैं। नीलहरित शैवाल धान में, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम ये मटर में, एजोटोबैक्टर ये गेहूं में। कुछ विविध क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं उन्हें। 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए दिया गया था। कथन ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ये सही है। ओजोन रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है, ये भी सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। मच्छर भगाने की दवाओं में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो इसमें एलिथ्रिन का प्रयोग करते हैं। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है तो फोटोसेल का। इनमें से अग्निशमक में कौन काम आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें कौन सी गैस होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है वह है एल्यूमिनियम सल्फेट। इनमें से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाइरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन कैसे प्राप्त होता है? यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह पोटेशियम साइनाइड। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो एक कीटनाशक, धूमक तथा चूहानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से शाकनाशक का उदाहरण कौन है? तो सोडियम क्लोरेट है। समस्थानिक 6C14 संबंध है फॉसिल से, यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंधित है। काष्ठ अस्थि संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटॉप कार्बन 14 तथा स्ट्रांसियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापी जा सकती है चट्टानों की उम्र को। पृथ्वी के आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो ये 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। इनमें से वह जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है वो है क्रूक्स कांच। BRIT कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। इनमें से
वह जो यशद पुष्प कहलाता है वो है जिंक ऑक्साइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध किस कारण होती है, तो वो हो जाएगा अमोनिया के कारण। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का क्या कारण है, वो है अमीनो यौगिक। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवक्षा है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 और 3। यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समक्ष विकसित करने में सहायक होगा। आगे बढ़ते हैं। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो है सिल्वर आयोडाइड। सुमेलित करना है, देखते हैं। नीला थोथा कवकनाशी है। इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी, हॉर्न सिल्वर इसमें सिल्वर क्लोराइड होता है, फ्लोस्फरून जिंक ऑक्साइड। इनमें से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल तथा बृहस्पति। सूची 1 और 2 देखते हैं। लोहा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सीसा में संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चांदी का फोटोग्राफी में, तांबा का तड़ित चालक में प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है। सोडियम केरोसिन तेल में। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो ये टाइटेनियम को कहा जाता है। मैग्नीशियम इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है, यूरेनियम का परमाणु बम में, टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में और जिंक का गैल्वीकरण करने में। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इनमें से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है, तो ये इयोसिन से बनाई जाती है। नीला, लाल, हरा तथा काले में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है वो है लाल। सही सुमिलित करना है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक में। कार्बन टेट्राफ्लोराइड अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग घावों की मरहम पट्टी में। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में। केवलार संश्लेषित रेशा। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा। जिंक फॉस्फाइड का रोडेंटनाशी में। नाइट्रोसेलुलोज का विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट का माचिस में। मैग्नीज डाइऑक्साइड का शुष्क सेल में। सल्फ्यूरिक एसिड का संचायक सेल में और यूरेनियम का परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है। इनमें से माचिस बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें फास्फोरस का प्रयोग होता है। दिया सलाई के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो इसमें लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है वो है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स ये बनाई जाती है सुमियो आइजीमा ने। इसे सुमियो आइजीमा ने बनाया था। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवनीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवनीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया था कवारती में। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ है, तो ये लक्षद्वीप और चेन्नई में है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट कार्य करता है। इनमें से मृदा से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित है इडेफिक। पौधे की वृद्धि के संबंध में पोटेशियम, जिंक, बोरोन और क्लोरीन में से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, तो वह है पोटेशियम। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्रायोजेनिक्स। आगे देखते हैं।
धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं, ये टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलॉइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। उपयुक्त सभी चारों कथन सही हैं। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। कथन एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, ये सही है, कारण शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये कथन गलत है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। इनमें से कार्य की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो निकेल और कैडमियम का प्रयोग होता है। सुमेलित करना, फ्रियोन प्रशीतक के रूप में, टेट्राएथिलेट एंटीनॉक एजेंट के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। वहीं एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक के रूप में, नियोप्रीन संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टामिन में प्रयोग करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में, मोनो पोटेशियम टार्टरेट ये बेकरी में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का अम्ल वर्षा में, फ्लोराइड प्रदूषण का दांत में, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में, ओजोन रिक्तता का चर्म कैंसर में इसकी मौजूदगी देखी जाती है। कथन है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, ये कथन सही है, कारण फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, ये दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन से कथन सही है, तो इनमें से 1 और 3 सही है। यानी कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य अपचायक के रूप में क्रिया करना और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना है। सूची 1 और 2 है। सूची 1 में दिवस है, सूची 2 में तिथि दी गई है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को। वहीं नागासाकी दिवस ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नामोदिष्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। अल्मा आटा घोषणा ये लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। वहीं हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को। बिस्फेनॉल ए क्या है? तो एक खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। इन देशों में से वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया था वो है ब्राजील। इनमें से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन है? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड,
पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। इनमें से वह जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षाकृत योगदान है तो वो है पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का।